अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त पाकिस्तानी कैनेडियन व्लॉगर आसिम सरवर फ्रॉम वैंकूवर कनाडा। अच्छा, पिछले 2 दिनों से जो लोग कनाडा स्टडी वीज़ा पर आना चाहते हैं स्टूडेंट्स, वो बहुत परेशान हैं क्योंकि हमारे जो इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं, ऑनरेबल इमिग्रेशन मिनिस्टर, उन्होंने बहुत सारी चेंजेस लाई हैं जी, जो कि अभी कुछ चेंजेस ऑलरेडी अफेक्ट हो चुकी हैं और कुछ चेंजेस सितंबर इनटेक से शुरू होंगी। तो स्टूडेंट बहुत परेशान है कि क्या अब हम स्टूडेंट वीज़ा पर कनाडा आ सकते हैं, नहीं आ सकते। तो देखें, कुछ चीज़ें आपके लिए मुश्किल होंगी, डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं, चीज़ें मुश्किल होंगी, लेकिन कुछ चीज़ें आसान भी होंगी। कई हद तक ये डिसीजन जो इनके आए हैं वो सही भी हैं और कई हद तक ये डिसीजन शायद जो है थोड़े बड़े सख्त किस्म के डिसीजन हैं। तो वो जो भी चीज़ें हैं हम डिस्कस करते हैं। वैसे तो ये 2 दिन पहले से ये चीज़ें आ गई हैं और लोगों ने बहुत सारी वीडियोस बना दी हैं, लेकिन मेरी एक आदत होती है जब तक सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती तब तक मैं वीडियो नहीं बनाता। मैं देखता हूँ लोगों ने राइट अवे वीडियोस बना दी व्यूज़ के चक्कर में, लेकिन जब हमारे कोई भी अनाउंसमेंट होती है, हमारे इमिग्रेशन मिनिस्टर आते हैं, तो वो मोटी मोटी जो बातें होती हैं वो करते हैं, तो लोग एज इट इज़ कोट कर देते हैं जिससे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहती है। तो आहिस्ता आहिस्ता IRC की वेबसाइट पर चीज़ें आती रहती हैं, अपडेट होती रहती हैं। अब जबकि बहुत सारी चीज़ें खुल के आ चुकी हैं, तो अब मैं तैयार हूँ कि मैं आपके लिए वो प्रॉपर वीडियो बना सकता हूँ। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अभी तक चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही, तो डेफिनेटली लोगों ने एज इट इज़ चीज़ें कोट कर दी हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद ना जो लोग स्टूडेंट्स परेशान हैं या उनको नहीं समझ आ रहा कि वो किस जगह पर खड़े हैं, क्या वो रियल में क्या चेंजेस हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपके साथ क्लियर करना चाह रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हमारे इस्लामाबाद ऑफिस से या लाहौर ऑफिस से कनाडा स्टडी वीज़ा लगा कर आते हैं, वो भी बहुत परेशान है कि क्या हमें अब फर्दर अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो मैं आप सबकी मुश्किल आसान करने वाला हूँ इस वीडियो में। अच्छा जी, सबसे पहले जी जो हमारे इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं जी, उन्होंने आज से 2 दिन पहले कुछ अनाउंसमेंट की हैं स्टडी वीज़ा के ऊपर। कुछ कनाडा स्टडी वीज़ा के ऊपर उन्होंने चेंजेस किए हैं। सबसे बड़ी जो चेंज उन्होंने की है जी, वो उन्होंने स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर कैप लगा दी है जी। कैप का मतलब ये है जी कि पहले कनाडा में 2022 और 2023 में 8 लाख 2022 में स्टूडेंट्स आए थे और 2023 में 9 लाख स्टूडेंट्स आए थे, लेकिन अब उसके ऊपर कैप लग चुकी है जी, और अब 3,60,000 स्टूडेंट्स आएंगे और ये 2 साल तक फ़िलहाल ऐसे ही रहेगा। 2020 से पहले यहाँ पर 3 से 4 लाख या 5 लाख मैक्सिमम स्टूडेंट्स आते थे, क्योंकि स्टूडेंट्स कनाडा की इकॉनमी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते थे। तो उन्होंने क्या किया जी, कोविड के बाद आप सबको पता है कि रिसेशन आया, पूरी दुनिया में जो डेवलप कंट्रीज भी हैं उनको भी मुश्किल हुई। तो कनाडा में स्टूडेंट्स एक बहुत बड़ी जो है फंड लेके आते हैं, जिससे कनाडा की इकॉनमी को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलती है, बहुत ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होती हैं, बिजनेसेस खुलते हैं, इंडस्ट्री दोबारा से खड़ी हो जाती है। तो उन्होंने भी यही सोचा कि स्टूडेंट ज़्यादा बुलाएंगे तो काफ़ी चेंजेस आएंगी, फ़ायदा होगा। लेकिन कई हद तक फ़ायदा हुआ, लेकिन सबसे बड़ा जो मसला हुआ ये हुआ कि यहाँ पर हाउसिंग क्राइसिस आ गए। अब टोरंटो में ख़ास तौर पे, ओंटारियो में और ब्रिटिश कोलंबिया में बहुत सारे स्टूडेंट्स आने लगे, तो हाउसिंग क्राइसिस बहुत ज़्यादा हो गए। फिर जॉब्स की भी कमी हो गई, नए स्टूडेंट्स को जॉब ही नहीं मिलती थी। तो उसी लिए इन्होंने ये दोबारा ये चेंजेस की कि अब उन्होंने स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर कैप लगा दी। अब ये जो कैप लगी है जी, 3,60,000 स्टूडेंट जो आएंगे, ये कैप जो मास्टर्स लेवल के स्टूडेंट्स हैं, जो PhD करने आ रहे हैं, उनके लिए इशू नहीं होगा। ये होगा जो लोग डिप्लोमा करने आ रहे हैं, जब 10+2 के बाद आ रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट डिग्री या कोई डिप्लोमा करने आ रहे हैं, उनके लिए मुश्किल होगी। वैसे तो 1 बिलियन से ज़्यादा एप्लीकेशन आती है जी स्टडी वीज़ा की, लेकिन अब 3,60,000, आप सोचें 1 बिलियन में से 3,60,000 को चूज़ करना, वो कौन से स्टूडेंट्स होंगे, वो बहुत स्पेशल प्रोफाइल होगी अगर आपकी, तो तब भी आप उसमें सेलेक्ट हो सकते हैं। तो उसके लिए आपकी SOP अच्छी होनी चाहिए, आपका इंस्टीट्यूशन अच्छा होना चाहिए, आपका कोर्स अच्छा होना चाहिए, आपका जो प्रोविंस है वो भी आपने अपने सोच समझ के लेना है कि जहाँ पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर ना जाएँ, जहाँ पे स्टूडेंट्स कम है वहाँ पे अप्लाई करें, तो आपके चांसेस हो सकते हैं। लेकिन अगेन ये 10+2 वाले के लिए चेंजेस है जी, जो मास्टर्स लेवल के लोग हैं, PhD वाले, उनके लिए चेंजेस नहीं है। अच्छा, दूसरी जो सबसे मुश्किल होगी ना जी, जो 10+2 वालों के बाद जो आते हैं जी, उनको ये मुश्किल होगी। जो स्पाउसल परमिट था, कनाडा का एक बड़ा फेमस परमिट था कि अगर आप स्टडी पर आ रहे हैं, आप 10+2 के बाद भी आ रहे हैं, तो आप अपने स्पाउस को ओपन परमिट पे साथ लेके आ सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा अंटिल फर्दर नोटिस। अभी तक तो इसके ऊपर जो है उन्होंने कोई डेट नहीं दी, लेकिन कभी भी दे सकते हैं। तो अगर अभी आप अपने स्पाउस को बुलाना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब ये होगा जी कि जो लोग 10+2 के बाद आ रहे हैं वो अपने स्पाउसेस को साथ लेके नहीं आ सकते। जो मास्टर्स लेवल के स्टूडेंट हैं, जो PhD के हैं, वो डेफिनेटली लेके आ सकते हैं, उनको कोई इशू नहीं है। लेकिन जो 10+2 के बाद आ रहे हैं, जो बैचलर्स डिग्री या अंडर ग्रेजुएट डिग्री है या कोई डिप्लोमा वगैरह है 1 या 2 साल का, वो अपने स्पाउस को अपने साथ लेके नहीं आ सकते। और ये बहुत अपने आप में बड़ी एक मुश्किल न्यूज़ है जी। बहुत सारे लोगों को इससे बहुत धचका लगेगा। जो लोग तैयारी कर रहे थे कि अपने स्पाउस को साथ लेके आएंगे, उनके लिए बड़ा मसला होगा। कहीं हद तक ये चीज़ ठीक भी है जी। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते थे, जो मैरिज ऑफ कन्वीनियंस, अगर आपने वर्ड सुना हो, एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लेते थे कि तुम पहले चले जाओ,
तो मुझे बुला लेना पैसे वैसे दे के। तो ये भी एक चीज़ जो है यहाँ के डेफिनेटली सिस्टम में पता चल जाती है इनको, तो इस वजह से भी इन्होंने एक चेंज लाई है। अच्छा, इसमें जो एक चीज़ है वो वैसे ही रहेगी, अगर आप अपनी स्टडी ख़त्म करते हैं तो आपको ओपन परमिट जब मिलता है, चाहे आप 10+2 के बाद हैं, मास्टर्स के बाद हैं, तो स्टडी खत्म करने के बाद आपको जो ओपन परमिट मिलता है उस पर आप अभी भी अपने स्पाउसेस को बुला सकते हैं। बेशक आप अंडर ग्रेजुएट, आपने कोई डिप्लोमा वगैरह किया, डिग्री किया, फिर भी आप अपने स्पाउसेस को बुला सकते हैं। लेकिन जब आपको ओपन परमिट मिलता है स्टडी के बाद, उसके बाद बुला सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग 10+2 के बाद आ रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट अगर आपको डिग्री है, तो अब आप अपने स्पाउसेस को साथ लेके नहीं आ सकते। और ये अभी तक इफेक्ट नहीं हुई, लेकिन ये बहुत जल्दी आ जाएगी। अगर आपने अप्लाई करना है तो फ़ौरन अपने स्पाउसेस का वर्क परमिट अप्लाई कर लें। तीसरी जो सबसे बड़ी चेंज आई है जी, वो ये आई है कि अगर अभी आपने किसी भी प्रोविंस में अप्लाई करना है तो आपको एक अटेस्टेशन लेटर चाहिए होगा उस प्रोविंस का। जैसे क्यूबेक में CAQ आपको डॉक्यूमेंट एक चाहिए होता है, वैसे ही आपको एक अटेस्टेशन लेटर चाहिए होगा। वो अभी तक आया नहीं है, अभी जब वो इफेक्ट में आएगा तो IRC की वेबसाइट पे आ जाएगा। तो अभी बहुत सारी एप्लीकेशंस एम्बेसी में नहीं जा रही, फाइल नहीं हो रही। जब तक इसको ये क्लियर नहीं करते वो क्या सिलसिला होगा, अटेस्टेशन लेटर कैसे मिलेगा, तब तक आपकी फ़ाइल नहीं जाएंगी। थोड़ा सा वेट कर लें, जैसे ही वो ये प्रोसेस शेयर करेंगे उसके बाद आप अटेस्टेशन लेटर लेके फिर आप जो है अपना स्टडी वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। और ये अच्छी चीज़ है कि ये लिमिट करने के लिए कि सारे लोग ओंटारियो में ना जाएं, सारे लोग ब्रिटिश कोलंबिया में ना जाएं। ये देखेंगे कि जहाँ पर स्टूडेंट ज़्यादा हैं तो उसके हिसाब से कोटा सिस्टम में कर देंगे, जहाँ पर स्टूडेंट्स कम हैं उधर का ये कोटा ज़्यादा करेंगे ताकि ज़्यादा स्टूडेंट्स वहाँ पर जाएं। तो ये भी अच्छी चीज़ है जी। इससे जॉब्स का भी इशू था वो भी हल हो जाएगा, और जो अकोमोडेशन का, जो हाउसिंग का इशू था वो भी हल हो जाएगा। अच्छा, एक और जो सबसे इसमें इंटरेस्टिंग जो इन्होंने चेंज किया, वो मैं उसके बड़ा साथ हूँ इंग्लिश मिनिस्टर के साथ, की जिन्होंने बहुत अच्छी और बहुत पॉजिटिव ये डेवलपमेंट हुई है। कि पहले क्या होता था जी कि आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेते थे, जैसे कोई पब्लिक यूनिवर्सिटी है उसके साथ कोई एफिलिएटेड कॉलेजेस वगैरह होते थे, वो आप उसमें एडमिशन ले लेते थे और आपको स्टडी के बाद एक ओपन परमिट मिल जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा भाई। अब अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, बेशक वो किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड है, आपको आपकी स्टडी के बाद ओपन परमिट नहीं मिलेगा। सो बी वेरी केयरफुल। अगर आप किसी भी कनाडा में किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में अप्लाई करते हैं, किसी कॉलेज में आप खास तौर पर अप्लाई करते हैं, सो मेक श्योर वो उस तरह का कॉलेज ना हो। किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, अच्छी उसकी रेपुटेशन हो, वहाँ पर आप अप्लाई करें, सो डेफिनेटली आपको आपका ओपन वर्क परमिट मिलेगा। तो ये जो लोग गली मोहल्ले में एजेंट्स बैठे होते थे, स्टूडेंट किसी के पास भी चले जाते थे कि आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में अप्लाई करते हैं, सो एजेंट्स आपको किसी भी कॉलेज में भेज देते थे अपने कमीशन के लिए। तो अब ये सिलसिला नहीं होगा, अब प्रॉपर स्क्रूटनी होगी और अब जो है सिलसिला बड़ा ख़तरनाक हो जाएगा जो एजेंट्स नजर आते हैं। सो जो लोग प्राइवेट कॉलेज का सोच रहे हैं, सो गाइस गो टू canada.ca वेबसाइट, वहाँ पर जाएं। जो DLI इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर आपको पता चल जाएगा IRC की वेबसाइट पर DLI इंस्टीट्यूट्स कौन से हैं जी, डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन होते हैं। और आपको जो स्टडी के बाद ओपन परमिट देते हैं वो सामने आपके सामने लिस्ट होगी, तो आपने वहाँ पे जाके वेरीफाई करना है कि अगर आपका एजेंट आपको कहता है कि आप इस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अप्लाई करें, सो आपने देखना है कि आपकी स्टडी के बाद क्या आपको ओपन परमिट मिल रहा है, नहीं मिल रहा। आप में एक वीडियो मेरी है, मैं कोशिश करूंगा नीचे लिंक डाल दूं अपनी यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक पे शायद लिंक ना आएगा या टिकटॉक पे नहीं आएगा, लेकिन यूट्यूब पर आप जाएँ तो आपको लिंक मिल जाएगा। मैंने एक वीडियो बनाई थी कि हाउ टू फाइंड DLI इंस्टीट्यूट्स जो आपको ओपन परमिट भी देते हैं आपकी स्टडी के बाद, तो वो मैं लिंक डाल दूंगा, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। सो अभी तक जो आपने चेंजेस देखी हैं जी, उससे कौन इफेक्ट हुए हैं? जो 10+2 करके आते थे, जो लोग मास्टर्स लेवल के हैं, जो PhD लेवल के लोग हैं, उनको कोई भी इशू नहीं होगा, उनको वैसे ही परमिट मिलेगा, वो अपने स्पाउसेस को वैसे ही लेके आ सकते हैं। लेकिन जो 10+2 के बाद आते हैं, डिप्लोमा वगैरह करने, कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, कोई उनको ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती चीज़ों की, तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल होगा। और मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये ठीक भी है, ये चीज़ें ठीक भी हैं कि यार मैं यही इनकरेज करता हूँ कि अगर आपने 12 क्लासेस कर लिया ना, तो आप पहले पाकिस्तान, इंडिया कहीं से भी आप 1 साल के लिए अपने आप को टाइम दें। आप कोई ना कोई सर्टिफिकेट करें, कोई ना कोई डिप्लोमा करें, अपने आप को तैयार करके कनाडा आए, ताकि जब आप यहाँ की मार्केट में आए तो आपको एटलीस्ट, देखिए स्टडी तो आप कर लेंगे लेकिन स्टडी के साथ जॉब भी आपको चाहिए। अब कंपटीशन ज़्यादा है, तो आप कोई कोर्स करके आएंगे, कोई स्किल कोई आपके पास होगी, कोई आपको ऑनलाइन किसी चीज़ में आपको कोई अबूर हासिल होगा, कोई भी ऑनलाइन आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वेब डेवलपमेंट, वेब डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कोई भी IT सर्विस वगैरह, तो इस तरह का कोई आपके पास कोर्स होगा तो कनाडा में आप भूखे नहीं मरेंगे, आपको जॉब्स वगैरह मिल जाएंगी। तो मैं समझता हूँ कि ये पॉजिटिव स्टेप है, इससे भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को फ़ायदा ही होगा। और उसके अलावा जो एक पॉजिटिव चीज़ मैंने देखी है वो चेंज ये आई है जी कि जो लोग मास्टर्स लेवल के जो 1 साल के डिप्लोमास होते हैं, जो मास्टर लेवल के बाद जो आप 1 साल का डिप्लोमा करने आते हैं, तो उसके बाद आपको 1 साल का ओपन वर्क परमिट मिलता था, जो कि इनफ नहीं था। 1 साल आप काम करते हैं, फिर आप PR अप्लाई करते हैं। लेकिन अब उन्होंने चेंज किया, अगर आप 1 साल का डिप्लोमा करते हैं, कोई भी मास्टर लेवल का कोई सर्टिफिकेशन करते हैं, वो 1 साल की होती है, तो आपको 2 से
3 साल का ओपन वर्क परमिट मिलेगा, जो कि बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। आप 1 साल काम करें और आपके पास 2 साल और भी टाइम होगा, आप अपनी PR अप्लाई कर सकते हैं और आपके पास इनफ टाइम होगा। सो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन अगेन ये सारी चीज़ें अभी तक जो मास्टर लेवल और PhD के लेवल के लोग हैं उनको ही फ़ायदा देगी। सो जो लोग 10+2 करके आ रहे हैं जी, उनके लिए काफ़ी इशू हो सकता है। आपको एक अटेस्टेशन लेटर भी चाहिए होगा जी प्रोविंस का, और आप अपने जो स्पाउस हैं उनको भी नहीं बुला सकते, और स्टडी वीज़ा मुश्किल होगा क्योंकि 1 मिलियन प्लस स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं कनाडा में, और अब जो है 3,60,000 स्टूडेंट्स को सिर्फ स्टडी वीज़ा मिलेगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि हमारे ऑनरेबल इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कुछ चेंजेस आई थी और बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे हलचल मच गई थी, कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं थी। लेकिन मैंने इस वीडियो में आपके साथ वो सारी की सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। होप इस वीडियो के बाद अब आपके माइंड में जो डाउट्स थे वो नहीं रहेंगे एटलीस्ट। तो अगर अभी भी आप स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अपनी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करें, प्रोविंस सही चूज़ करें, इंस्टीट्यूशन आप खास तौर पे सही चूज़ करें, और आपकी SOP अच्छी होनी चाहिए। तो आप डेफिनेटली आप आ सकते हैं, लेकिन जो अगेन 10+2 वाले हैं वो अगर 10+2 के बाद आना चाहते हैं तो 1 मिलियन ज़्यादा एप्लीकेशन है, उनमें 3,60,000 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करेंगे। सो प्रोफाइल अच्छी होगी तो आप कनाडा आ सकते हैं। सो आई होप मेरी इस वीडियो से आपको हेल्प हुई होगी। अगर आप कनाडा स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप मेरी इस्लामाबाद वाली टीम या मेरी लाहौर वाली टीम से रब्ता कर सकते हैं। हम आपकी स्टडी वीज़ा में हेल्प कर सकते हैं। हमारे साथ बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारे कॉलेजेस, हम उनके साथ कोलैबोरेशन करते हैं। हम आपका एडमिशन करा सकते हैं और हमारी वीज़ा रेशियो भी बहुत अच्छी है। मैं अगेन किसी को ये नहीं कहता कि आप हमारे पास ही आएँ, आप जहाँ भी जाएँ कोशिश करें कि आपकी प्रोफाइल अच्छी हो, एजेंट आपको मिसगाइड ना करे, किसी भी ऐसे कॉलेज में ना डाले जहाँ पर आपको ओपन परमिट नहीं मिलता। अगर आप स्मार्ट हैं, आप लोग खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको सारा प्रोसेस पता है आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको हमारी कहीं भी ज़रूरत है तो आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। आपसे मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। अपना और अपनी पूरी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।